अगर फिलफौर जंग बंदी ना की गई तो फिर हम अमेरिका पर हमला कर देंगे। ईरान की जानिब से फाइनल वार्निंग आ चुकी है। इसके साथ साथ हिजबुल्लाह ने अब तक का सबसे खतरनाक मिसाइल इसराइल पर चला दिया है, जबकि एंटनी ब्लिंकन ने फ़लस्तीनी सदर से मुलाकात में एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हिमायत कर दी है। और इसके साथ साथ तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के हवाले से भी अहम तरीन अपडेट्स आई हैं। क्या पाकिस्तान भी कोई माली और फौजी मदद भेजने वाला है? और फजल रहमान ख़ास तौर पर कतर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने मज़ाहमती तहरीक के सरबराह से मुलाकात की है। ये सारी अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले गज़ा में ढाए जाने वाले मज़ालिम की बात कर लेते हैं, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। और अभी की सबसे बड़ी खबर ये है कि अल बुरीज रेफ्यूजी कैंप पर हमला किया गया है और पिछले 24 घंटों में ये किसी रेफ्यूजी कैंप पर तीसरा हमला है। यानी 24 घंटों में 3 मुहाजिरीन के जो कैंप हैं उनको निशाना बनाया गया है। और इस कैंप में कितने लोगों की कैजुअलिटीज़ हुई हैं, कितने ज़ख्मी हुए हैं, उसके इतलात अभी आना बाकी हैं। लेकिन ओवर क्राउडेड ये एरिया, इस अगर आप देखें नक्शे पर तो अल बुरीज जो कैंप है यहाँ पर 1.25 लाख के करीब पनाह गुज़ीन आबाद हैं। तो इतने क्राउडेड एरिया को टारगेट किया गया है, तो लार्ज स्केल पर कैजुअलिटीज़ का खदशा है और बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हुए हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त मलबे तले दबे हैं। तो अभी एग्जैक्ट नंबर आना बाकी हैं, लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि डायरेक्टली जो सिविलियन प्लेसेस हैं, जो मुहाजिरीन के कैंप हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। अब आप देखिए कि अल जज़ीरा ने इसको रिपोर्ट किया है कि एक फैमिली के 25 लोग जान से गए और उनमें से सिर्फ एक बचा है। और वो एक शख्स क्या दर्दनाक कहानी सुना रहा है कि 25 जो उसके फैमिली मेंबर हैं वो अभी तक उस मलबे तले दबे हैं और 3 दिन हो चुके हैं उस स्ट्राइक को, उनके घर पर जो हमला किया गया था। उसने कहा कि कोई उससे पहले हमें कोई ये नहीं कहा गया कि आप यहाँ से इवैक्यूएट कर जाएं, कोई सायरन नहीं बजा, कोई हमें इतला नहीं की गई। हम घर में बैठे हुए थे और बम आकर गिरा और मेरी फैमिली के जो 25 लोग हैं वो मलबे तले दब गए और अभी तक मलबे तले दबे हुए हैं और उनको निकालने वाला कोई नहीं है। फिर वहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। 20 से ज़्यादा जर्नलिस्ट अपनी जान से जा चुके हैं और उनकी फैमिलीज़ को टारगेट किया जा रहा है। अभी की जो सबसे बड़ी खबर है, एक जर्नलिस्ट है मोहम्मद, जिनके 4 बच्चों को शहीद कर दिया गया और उनकी जो तस्वीर सामने आई हैं, दुनिया लरस के रह गई है और हिल के रह गई है कि किस तरह के मज़ालिम वहाँ पर ढाए जा रहे हैं। दरअसल जो इंटरनेशनल मीडिया, बाकी दुनिया का मीडिया, वो अलाउ नहीं है गज़ा में, तो सिर्फ जो फ़लस्तीन के मकामी सहाफ़ी हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इसराइल उनको निशाना बना रहा है कि ये जो यहाँ से वीडियोज़ और तस्वीर भेजते हैं ये क्यों भेज रहे हैं, तो उनको भी मार रहा है और उनकी फैमिलीज़ को भी निशाना बना रहा है। तो इससे पहले एक अल जज़ीरा के रिपोर्टर थे जो कि हॉस्पिटल में रिपोर्ट कर रहे थे और वहाँ पर उनकी बीवी, उनका बेटा और उनकी बेटी की, दोनों जवान थे, दोनों बच्चे जवान थे, उनकी मैयतें वहाँ पर लाई गई। लेकिन वो अगले दिन वो अपने काम पर थे, अगले दिन वो लोगों की जो तकलीफ़ है और मुसीबतें हैं वो दिखा रहे थे। तो इसी तरह जर्नलिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी जान से जा रहे हैं और अपनी फैमिलीज़ जो हैं वो कुर्बान कर रहे हैं। इसके अलावा फास्फोरस बॉम्ब जो है उसकी इतलात सामने आई है कि वो इस्तेमाल किया जाता है। अब ये एक वॉर क्राइम है कि ये बम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जहाँ पर भी गिरता है वहाँ पर ये आग लगा देता है। यानी बाकी बम से भी डेफिनेटली वहाँ पर आग ही उठती है, लेकिन ये डायरेक्टली इसमें ऐसा कीमियाई मादा होता है कि जो आग लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो केमिकल वेपन्स जो हैं वो वहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं गज़ा में, जो कि बिल्कुल एक वॉर क्राइम समझा जाता है कि इस तरह के वेपन्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर अगर वेस्ट बैंक की थोड़ी सी खबर आपके साथ शेयर कर दें तो वेस्ट बैंक में बहुत मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। क्या किया जा रहा है वहाँ पर कि रोज़ाना की बुनियाद पर रेड्स की जा रही हैं और वहाँ 200 के करीब जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं वेस्ट बैंक में और कईयों के घर गिराए जा चुके हैं। 2000 से ज़्यादा को कैद में लिया गया है, उनको अरेस्ट किया गया है और कईयों के घर गिराकर वहाँ पर वो अपने शहरी आबाद कर रहे हैं। यानी फ़लस्तीनियों को इस जंग की आड़ में उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है,
اور कईयों को वहाँ पर शहीद किया जा रहा है और डायरेक्ट गोलियां बरसाकर, गजा में बम बरसाकर और वेस्ट बैंक में डायरेक्ट गोलियां बरसाकर उनको शहीद किया जा रहा है। जो इस्राएली मिनिस्टर हैं जिन्होंने धमकी लगाई है कि हम न्यूक्लियर बम गिरा देंगे गजा पर, उसका बहुत ही बैकलैश आ रहा है और बहुत सख्त तनकीद की जा रही है। यहाँ तक कि जो उनका एक तरह से हिमायती कह लें सऊदी अरब, वो भी मजबूर हो गया है और उनको कंडेम करने पर, उनको क्रिटिसाइज करने पर, और बड़ा सख्त रिएक्शन सऊदी अरब की जानिब से आया है और उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है कि ये जो आप न्यूक्लियर बम गिराने की बात कर रहे हैं, ये आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह के बयान देने से। अब बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ी एक खबर है कि ब्लिंकन और जो फ़लस्तीनी सदर हैं अब्बास, उनकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में बहुत सी अहम चीज़ें तय हुई हैं। इस मुलाकात में एक तो फ्री स्टेट जो है फ़लस्तीन की, उसकी हिमायत का ऐलान किया है अमेरिका ने और बड़ा खुले डुले अंदाज में उन्होंने कहा कि बिल्कुल फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत कायम होनी चाहिए और हम इसके हक़ में हैं। तो ये बिल्कुल जो इसराइल का प्रोपेगेंडा है, जो उनका नैरेटिव है, उसकी ये नफ़ी है, जो ना ही फ़लस्तीन को मानता है और उनको 1 इंच भी देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखें ना कि इतना प्रेशर तो अमेरिका पर डेवलप हो रहा है कि वो इसराइल में बैठकर यहाँ वो बयान दे रहा है कि बिल्कुल यहाँ पर एक फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत कायम होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा है कि जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट है गजा के लोगों की, यानी जो इसराइल का प्लान है कि यहाँ के जो 25 लाख के करीब लोग हैं उनको धकेल दिया जाए मिस्र में और उनको मुहाजिर बना दिया जाए, तो इस पर ब्लिंकन ने वाज़े तौर पर कहा है कि हम इस चीज़ को मुस्तरद करते हैं। अब देखें, हैं तो ये बयानात ही, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखें, क्या अमेरिका ने ये कहा है कि हम जंगबंदी चाहते हैं या जंगबंदी होनी चाहिए? बिल्कुल उन्होंने नहीं कहा। तो अगर वो ये चीज़ें कह रहे हैं कि फ़लस्तीन की आज़ादी होनी चाहिए और इनको मुहाजिर नहीं बनाना चाहिए, तो जिस तरह उनके ना कहे की अहमियत है, इसी तरह ये कहने की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो ये जो प्रेशर दरअसल उन पर डेवलप हो रहा है, ये उस वजह से वो ये बयानात दे रहे हैं। इट सीम्स यूएस चेंजिंग इट्स नैरेटिव टू द वर्ल्ड, कि ऐसा लग रहा है कि अमेरिका दुनिया के सामने अपना जो बयानिया है वो तब्दील कर रहा है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका सिर्फ ये कह रहा था कि इसराइल को सेल्फ डिफेंस का हक है, उसके लिए कोई रेड लाइन नहीं है, उसको किसी को जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो गजा में चाहे जो मर्जी करे। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत होनी चाहिए। अब वो ये कह रहा है कि जो है इनको फोर्स डिस्प्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए। तो वो खुद ही जो पहले कह रहा था कि रेड लाइन नहीं होनी चाहिए, अब वो खुद ही इसराइल के लिए रेड लाइन तय कर रहा है। अब देखें ना ये क्यों हो रहा है। दरअसल नाज़रीन बात यह है कि पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंट्स हैं जो सपोर्ट कर रही हैं इस जंग को, उनकी गवर्नमेंट्स पर अवाम का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, चाहे वो बरतानिया हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, अमेरिका हो। अमेरिका में सबसे बड़ा मुजाहरा हुआ है वाशिंगटन डीसी में, तो उनकी गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं। तो इसलिए वो ममालिक जो सपोर्ट में थे, इस जंग के सपोर्ट में थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं और अगले 2 दिनों में आपको बहुत बड़ी तब्दीली नजर आएगी। ऐसे ऐसे ममालिक बिल्कुल इनको कंडेम करेंगे, इनको क्रिटिसाइज करेंगे इसराइल को, जो कि इनके बहुत बड़े हिमायती हैं। या आप मेरी बात लिख लीजिएगा। अब ओबामा का बयान देखिए, साबिक अमेरिकी सदर जिन्होंने कई जंगें लड़ी हैं और बाइडन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, बाइडन की सारी कैंपेन उन्होंने लीड की थी। अब देखिए कि वो क्या कह रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि द पैलेस्टीनियन सफरिंग्स आर अनबियरेबल, कि फलस्तीनी जिन मजालम से गुजर रहे हैं वो किसी सूरत भी काबिल बर्दाश्त नहीं है और ये इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, ये इस मसले का हल नहीं है। और उन्होंने कहा कि हम में से हर एक शख्स जो है वो जिम्मेदार है, हम में से किसी के हाथ जो है वो साफ नहीं है। तो ये ओबामा कह रहे हैं कि जिनका इतना इन्फ्लुएंस है और जो वो बयान देंगे डेफिनेटली एक जो यूएस की पॉलिसी है वो उसमें असर रखता है। तो अगर इस तरह का बंदा कह रहा है कि भाई ये जो आप कर रहे हो कि ये जुल्म है, ये फ़लस्तीनियों के साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और जो उनकी सफरिंग्स हैं जो वो बर्दाश्त कर रहे हैं, ये हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसी चीज़ से मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रेशर डेवलप हो रहा है ये हमें जंग बंदी की तरफ लेकर जाएगा। फिर अगर हिजबुल्लाह की खबर आपके साथ शेयर कर दें तो हिजबुल्लाह ने एक नए फेज़ में जंग दाखिल कर दी है। बुरकान मिसाइल उनकी जानिब से लॉन्च किया गया है। ये अब तक का लॉन्च किया जाने वाला सबसे ख़तरनाक और सबसे घातक मिसाइल है। इससे पहले लेबनान के बॉर्डर के साथ साथ बहुत सी चौकियों पर हमला किया गया है, उनके हेडक्वार्टर्स पर हमला किया गया जिसमें उनके इसराइल के दर्जनों फौजी हलाक हुए हैं। और अब ये सबसे बड़ा मिसाइल लॉन्च किया गया और इसकी जो रेंज है वो 500 से लेकर
2000 किलोमीटर तक होती है, यानी ये लेबनान से लेकर जो इसराइल का दारुल हुकूमत है उसको भी निशाना बना सकता है। तो ये अब एक नए फेज में हिजबुल्लाह दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले शॉर्ट रेंज के जो हमले थे, शॉर्ट रेंज के जो मिसाइल थे वो इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन पहली बार ये इतना बड़ा इतनी लंबी रेंज वाला मिसाइल जो है वो इस्तेमाल किया गया। और इसके मुकाबले में इसराइल ने भी उधर स्ट्राइक्स की हैं, लेकिन देखिए कि इन्होंने किस चीज़ को निशाना बनाया है। इन्होंने जनाब स्ट्राइक की है एक एम्बुलेंस पर, और जो 4 पैरामेडिक्स हैं उनको निशाना बनाया गया है जो कि शदीद जख्मी हुए हैं और उनकी शहादत का भी खदशा है। अब ज़रा ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान की जानिब से अब तक का सबसे बड़ा और सबसे सख्त बयान सामने आ चुका है, जिसमें 2 टोक अल्फाज में ये बता दिया गया है कि हम आखिरी ये टाइम है, ये आखिरी अल्टीमेटम है, ये आखिरी वार्निंग है, अगर ये काम नहीं होता तो फिर हम हमला कर देंगे। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये अमेरिका को पैगाम दिया है और स्टेटमेंट जारी की है कि अगर फिल फॉर जो है वो सीज फायर नहीं होता तो फिर हम हमला करेंगे। ये आप देखिएगा, वी आर सेइंग टू अमेरिकन्स स्टॉप द वॉर इमीडिएटली और वी विल हिट हार्ड, कि वो कह रहे कि हम सख्त हमला करेंगे अगर तुम फिल फॉर जंग नहीं रोकते हो। तो शायद अब ईरान के सब्र का पैमाना लिबरेज होता हुआ नजर आ रहा है, जो वो इतने दिनों से वेट कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि जंग रोको, सीज फायर करो, वगरना हम ये कर देंगे, वगरना हम वो कर देंगे। लेकिन अब वो बराह रास्त अमेरिका को कह रहे हैं, इसराइल को नहीं कह रहे, अमेरिका को कह रहे हैं कि जंग बंदी करवाओ नहीं तो फिर हम बहुत हिट हार्ड करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट बयान है, और आया किसकी तरफ से है? डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से। फिर थोड़ा सा इकॉनमी की अगर बात कर लें तो इसराइल की इकॉनमी बहुत ही मुश्किल सूरत हाल में है और उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो चुका है इस जंग में, और बुरी तरह से उसकी इकॉनमी मुतासर हुई है। 51 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है इस वक्त इसराइल को, और आने वाले वक्त में जो वो जंग कर रहा है उसको बिलियंस ऑफ डॉलर का मजीद नुकसान होगा। और अगर हिजबुल्लाह और ईरान इस जंग में शामिल होते हैं तो उसका नुकसान इससे अलग है। ये उन्होंने इस चीज़ की कॉस्ट लगाई है जो गजा में जंग जारी है, जो वहाँ पर उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं, जो टैंक्स उनके तबाह हो रहे हैं, जो आयरन डोम पर जितने रॉकेट्स फायर किए जाते हैं वो वहाँ पर जो उनको खर्चा आ रहा है, और बाकी जो उनकी मिलिट्री जो कि रिजर्व में थी 3.5 लाख, उनको जो उन्होंने बुलाया ये उसका खर्चा है। लेकिन जब ईरान और हिजबुल्लाह जंग में शामिल होगा तो फिर ये रकम इससे भी डबल हो जाएगी। लेकिन फिल वक्त 51 बिलियन डॉलर्स, पाकिस्तान के तो खजाने में 5 बिलियन डॉलर है, तो इनको जंग में 51 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। तो ये बुरी तरह इसराइल की मईशत जो है वो नुकसान में जा रही है, और इसका जिम्मेदार कौन है? नेतन्याहू और उसकी कैबिनेट, जो कि अपने मफाद के लिए इसराइल का भी सिक्योरिटी खतरे में डाल रही है, उसकी मईशत को भी, और मुकम्मल तौर पर इस खित्ते को जंग में धकेल रही है सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। अब बात कर लेते हैं उर्दुगान की, और उर्दुगान की जानिब से बड़ी अहम स्टेटमेंट सामने आई हैं। और ऐसी सूरत हाल में जब ब्लिंकन जॉर्डन में अहम तरीन मीटिंग करने के बाद, इसराइल में अहम तरीन मीटिंग करने के बाद, और अरब उनको नहीं मनवा सके कि सीज फायर होना चाहिए, और ब्लिंकन ने उनको साफ साफ इनकार किया कि सीज फायर नहीं हो सकता, और उसके बाद ब्लिंकन जो है वो तुर्की का दौरा करने वाले हैं। और ऐसे सूरत हाल में कि जब दौरा आज होना है तो उर्दुगान की जानिब से ये अहम तरीन स्टेटमेंट सामने आई हैं। एक तो तुर्की में जो यूएस की बेसिस हैं उसके बाहर अवाम बहुत ज़्यादा जमा हो चुकी है और वहाँ पर एहतजाज जारी हैं, तो ब्लिंकन इसीलिए जो है वो तुर्की का दौरा करने वाले हैं। और उर्दुगान क्या बयान दे रहे हैं? उन्होंने पहले तो नेतन्याहू के हवाले से कहा कि ये वो शख्स है जिससे हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, और ये एक ऐसा शख्स है जिसको हमने तारीख की किताबों से हज़फ कर दिया है। फिर उन्होंने कहा कि इट इज़ आवर ड्यूटी टू सेव आवर पैलेस्टीनियन ब्रदर्स फ्रॉम इसराइली ऑपरेशन एंड टू स्टॉप द मैसेकर committed in Gaza before the eyes of the world। फिर उन्होंने कहा कि उर्दुगान says post war Gaza must be part of sovereign Palestinian state, कि गजा जो है वो एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का हिस्सा होना चाहिए। Turkey is doing and will continue to do more than what is visible। वो कह रहे हैं कि तुर्की करेगा और कर भी रहा है, उस चीज़ से भी ज़्यादा जो आप लोगों को नज़र आ रहा है हम उससे भी बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हैं। तो ये जनाब उर्दुगान की जानिब से वाज़ेह पॉलिसी सामने आ चुकी है, और इससे पहले वो
کہہ چکے ہیں کہ امیڈیٹلی سیز فائر ان کی ٹاپ پرائرٹی ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ جو ہے وہ آزاد فلسطینی ریاست کا حصہ ہونا چاہیے۔ ایسی صورتحال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بلنکن ان کا دورہ کرنے والے ہیں اور بلنکن فلسطینی صدر سے ملاقات میں یہ کہہ چکے ہیں کہ آزاد فلسطین کی ریاست قائم ہونی چاہیے، تو بہت سارے اشارے ہیں ان بیانات میں، اب وہ آپ خود ہی دیکھ لیجئے اور اس پر ضرور کامنٹ۔ اب ہم تھوڑی سی فرانس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ فرانس کی جانب سے کرٹیسائز کیا گیا ہے اسرائیل کو، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹو مینی سویلینز کلڈ ان غزہ، اور انہوں نے کہا کہ ہاسپٹلز، سکولز اور باقی جو مذہبی عبادت گاہیں ہیں ان کو مسٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا چاہیے، اور جو یہاں پر غزہ میں سویلینز کو مارا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اور یہ انہوں نے کب کہا کہ فرانس کے جو فارن منسٹر ہیں وہ قطر پہنچے ہیں اور قطر میں انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، اور ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ اب فرانس وہ ملک ہے جو کہ سب سے بڑا ایک اتحادی ہے اسرائیل کا۔ فرانس میں یہ بھی بل لانے کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ شخص جو اسرائیل پر تنقید کرے گا یا اس کی تضحیق کرے گا تو اس کو $75,000 اور 2 سال قید کی سزا ہونی چاہیے۔ تو اس کا فارن منسٹر کہہ رہا ہے کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ تو اب آپ یہ سمجھیے کہ ان کو کوئی حمایت نہیں ہے غزہ کے لوگوں سے، یا وہاں پر جو فلسطینی مارے جا رہے ہیں ان کو کچھ اس سے حمایت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو پبلک کا پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے، اب وہ یہ ان حکومتوں کے لیے سب سے بڑا درد سر ہے کہ اس پبلک اوپینین کے سامنے جو پوری دنیا میں ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے سامنے کس طرح سے کھڑا ہوا جائے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے فرانس جیسا ان کا اتحادی جو ہے وہ بھی اسرائیل کو تنقید کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ چاڈ ریپبلک ہے افریقہ کا ایک ملک، اس نے اپنے جو ڈپلومیٹ ہیں وہ اسرائیل سے واپس بلا لیے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ساؤتھ امریکہ اور افریقہ اور باقی ممالک جو ہیں وہ یہاں سے اپنے واپس بلا رہے ہیں سفیر، لیکن بحرین جیسا عرب ملک اس نے ابھی تک اپنا سفیر جو ہے وہ واپس نہیں بلایا ہے۔ یہ بڑی شرمندگی کی بات۔ اب تھوڑی سی آخر میں خبر شامل کر لیتے ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ پاکستان میں بھی تھوڑی بہت ہلچل ہوئی ہے، اور فضل الرحمان وہ واحد لیڈر ہیں جو اس وقت قطر پہنچے ہیں، اور انہوں نے جو غزہ میں لڑنے والی مزاحمتی تحریک ہے اس کے سربراہ سے ملاقات کی ہے اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے، اور ایک اظہار یکجہتی ان کے ساتھ جا کر کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ سینیٹر مشتاق احمد نے سینٹ میں یہ تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو مزاحمتی تحریک ہے فلسطین ہے اس کو مالی اور فوجی امداد فی الفور پاکستان کو بھیجنی چاہیے۔ اور مشتاق حسین سید نے بھی تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں فلسطین کے ساتھ، اور قائد اعظم کی جو پالیسی تھی کہ فلسطین کی ایک آزاد ریاست ہونی چاہیے، اور اس سے پہلے جو عرب نے جنگیں لڑی ہیں اس میں بھی پاکستان کی آرمی نے جا کر حصہ لیا ہے۔ تو اب اس بات کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو مالی اور فوجی امداد بھیجنی چاہیے فلسطین۔ یہ ساری چیزیں تھیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔